मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहचान उनके सुपर हीरोज तो है ही, साथ ही इसके क्रेडिट सीन इसमें 4 चांद लगा देते हैं। ये सफर शुरू हो गया था हल्क और आयरन मैन की पहली मूवी से, जिन्होंने एंड गेम तक आते आते एक बेहतरीन एक्सपीरियंस दिया। लेकिन फिर इसके बाद हमसे इंट्रोड्यूस हुआ मल्टीवर्स सागा, जहां हमारे सामने कुछ और नए क्रेडिट सीन आए जो आगे जाके अवेंजर द कैंग डायनेस्टी में लिंक होते। कैंग डायनेस्टी अब है नहीं, अब सीधा है डूम्सडे। और अब इस डूम्सडे के लिए कैसे ये सारी चीजें कनेक्ट करेंगी और क्या कुछ गड़बड़ हो चुकी है, इन सब को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इन सब के अलावा और भी सीन्स पर बात करेंगे जिनका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जिसको MCU ने कहीं का नहीं छोड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैंग द कॉन्करर की। मल्टीवर्सल सागा के लिए कैंग एक फाइनल विलन होने वाला था और जितनी भी कहानी हम देखते हुए आ रहे हैं फेज 4, 5 और 6 की, ये सब कैंग पर ही आकर खत्म होती। शुरुआत हो चुकी थी लोकी सीजन 1 से और लोकी सीजन 2 के एंड में MCU ने हमें कुछ ऐसा दिखाया कि हमें लगे कि कैंग जा चुका है, लेकिन हम इंसान हैं, बीते हुए जख्मों को हम मरहम की तरह चाटते हैं और यहाँ ये जख्म ऐसा है जो MCU ही भर सकता है। फिलहाल मेरे पास कैंग को लेकर एक बढ़िया सी थ्योरीज और इन्फॉर्मेशन है जिससे आप अच्छे ढंग से समझ जाओगे कि आगे कैंग द कॉन्करर का क्या होने वाला है। तो आज से कई साल पहले MCU ने टाइमलेस सागा नाम से एक ट्रेडमार्क किया था। ये टाइमलेस सागा मल्टीवर्सल सागा के बाद की कहानी होने वाली है और जो आप म्यूटेंट सागा की बात कर रहे हो वो कोई सागा नहीं होने वाला। इसमें बस म्यूटेंट और एक्समैन की मूवीज मिलेंगी जो MCU के अंदर ही होंगी। जैसा आप सभी ने MCU में सॉर्सरी देखी है, ग्राउंडेड लेवल की मूवी देखी है, अवेंजर्स को अलग अलग देखा है, इन ह्यूमंस हो गए और फैंटास्टिक 4, तो सिमिलर ऐसे ही म्यूटेंट है। फिलहाल टाइमलेस सागा इस मल्टीवर्सल सागा के बाद की कहानी है और ये जो टाइमलेस सागा है इसका मेन विलन कैंग है। अब मैं यहाँ पर आपको कोई सपने नहीं दिखा रहा। दरअसल मार्वल कॉमिक्स ने टाइमलेस नाम की एक सीरीज निकाली है जिसमें मेन कैरेक्टर कैंग द कॉन्करर है। टाइमलेस कॉमिक्स में कैंग की कहानी ऐसी होती है कि वो सभी टाइमलाइंस पे नजर रखता है और उनको कॉन्कर भी कर लेता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसने किसी को गुलाम बना लिया हो, वो बस सभी टाइमलाइन पे नजर रखता है ताकि कुछ ऐसे बड़े खतरे सामने ना आए जो इन सभी टाइमलाइंस को मिटा दे, क्योंकि इन टाइमलाइंस की वजह से कैंग का भी वजूद जिंदा है। क्योंकि अगर कॉन्कर करने के लिए कुछ नहीं होगा तो किस बात के कॉन्कर तुम। इसी कॉमिक्स में कैंग इमोर्टस को हरा चुका था और उसको एक ऐसी टाइमलाइन में कैद कर लिया जिसको वो वाइल्ड टाइमलाइन कहता था। अब यहाँ पर वाइल्ड टाइमलाइन क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लो। एक ऐसी टाइमलाइन जो सभी टाइमलाइन से अलग है, मतलब पेड़ से टूटा एक ऐसा पत्ता जो टूटने के बाद भी आराम से जी रहा है। और कैंग फॉरएवर कॉमिक सीरीज में जब कैंग का इंटरफेयर हुआ था अर्थ के साथ, तब यहाँ कैंग सिक्रेट्स वॉर के बाद आया था। और जब कैंग ने डॉक्टर डूम को बैटल वर्ल्ड में देखा था, तब यहाँ कैंग डॉक्टर डूम पर हमला करके यहाँ से भाग गया था। इसके बाद एक नया मल्टीवर्स बना और कैंग वापस आया इस मल्टीवर्स में। कैंग के पास गायब होने के लिए लिम्बो और नल जोन जैसी जगह है जहाँ वो इजिली करोड़ों सालों तक रह सकता है। तो अगर मार्वल स्टूडियोज ऐसे ही कॉमिक्स के हिसाब से चलता है तो आने वाले 4-5 साल में वो फिर से हमें जॉनथन मेजर एज ए कैंग द कॉन्करर से इजीली इंट्रोड्यूस करा सकता है। बस प्रॉब्लम एक ही है कि ये सारी चीजें जल्दी से जल्दी होना चाहिए। वहीं कुछ सीन ऐसे भी हैं जिनका जवाब MCU आगे जाके कैसे देगा, चलिए इस पर भी नजर मार लेते हैं। तो लोकी सीजन 2 के एंड में मोवियस बताता है कि उन्होंने कैंग द कॉन्करर को ठिकाने लगा दिया है। यहाँ पर वो एंटमैन फैमिली और कैंग द कॉन्करर की ही बात कर रहा था, लेकिन यहाँ आप ये बताओ कि ये चीज सच में कैंग द कॉन्करर के एंड को जस्टिफाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एंटमैन क्वांटममेनिया के एंड क्रेडिट सीन में ये भी दिखा दिया था कि कैंग वापस आएगा। और जो हमने कैंग द कॉन्करर को मल्टीवर्सल कोर में खिंचते हुए देखा था वो उसका एंड तो नहीं था, इसीलिए तो मूवी के लास्ट में बोला कि कैंग वापस आएगा। लेकिन फिर से यही सवाल सामने आ जाता है कि ये होगा कैसे। तो इसकी भी मेरे पास एक छोटी सी थ्योरी है, जरा गौर फरमाइएगा। एक तरफ कैंग द कॉन्करर मल्टीवर्सल कोर इंजन में शक हो गया है और हमें बताया कि वो दोबारा लौट के आएगा। वहीं TVA में मोवियस का कहना है कि शायद उन्होंने कैंग को ठिकाने लगा दिया है, मतलब TVA भी नहीं जानता कि कैंग कहाँ है। साथ ही TVA ये कभी नहीं जान सकता कि मल्टीवर्सल कोर के अंदर चल क्या रहा है और कैंग कहाँ श्रिंक हुआ है। अब यहाँ कैंग मल्टीवर्सल कोर इंजन और अपनी कई सारी पॉसिबिलिटीज के साथ किसी एक आयाम में है। यहाँ पर कैंग कब तक फंसा रहेगा ये सारी चीज अभी मार्वल स्टूडियोज के ऊपर है और जब आगे MCU कैंग को इंट्रोड्यूस करेगा तब उसको वो इजीली यूज कर सकते हैं। अब होगा ये कि कैंग अपनी सभी पॉसिबिलिटीज के साथ मल्टीवर्सल कोर इंजन को भी लेके बाहर आएगा और अब मल्टीवर्सल कोर इंजन सही से काम भी कर रहा है, जिसको जेनेट ने एक समय तक सही कर दिया था लेकिन उसको बड़ा कर दिया और यहाँ पर एंटमैन ने उसको छोटा कर दिया। फिलहाल बाहर आ जाने के बाद वो इस मल्टीवर्सल कोर इंजन को अपनी टाइम चेयर में यूज करेगा, क्वांटम रेल्म के अंदर जितने भी ये चिलगोजे थे इन सबको मार देगा और तब जाकर वो अर्थ 616 या मल्टीवर्स की तरफ बढ़ेगा। अगर कैंग की कोशिश ये तब रही जब डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को खत्म कर देगा और एक नया बैटल वर्ल्ड बनाएगा, तब कैंग के पास इस क्वांटम रेल्म से निकलने के बाद किसी भी यूनिवर्स में जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। बस उसे इंतजार करना होगा सीक्रेट्स वॉर वाले इवेंट के बाद का, जो एक सॉफ्ट रिबूट होगा MCU का, और वहाँ एक नया मल्टीवर्स बनेगा और तब जाके कैंग की कहानी फिर से शुरू हो सकती है।
और जो हम इतनी देर से टाइमलेस सागा की बात करते हुए आ रहे हैं, जिसका कॉमिक्स में मेन विलन कैंग द कॉन्करर होता है, उसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसे ही दिखा सकते हैं। इसके अलावा मेरे को और कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है कैंग को फिर से इंट्रोड्यूस कराने का। आपको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में? प्लीज अपना फीडबैक नीचे जरूर देना। इसके अलावा हमने और भी कैंग के वेरिएंट्स देखे, जैसे इमोर्टस, रामाटोर, स्कारलेट सेंचुरियन और ये काउंसिल ऑफ कैंग्स। ये सब इसी मल्टीवर्सल ट्री टाइमलाइन के आसपास ही हैं। यहाँ इस काउंसिल ऑफ कैंग्स को ऐसा समझ सकते हो कि इस पेड़ पर ये चिड़िया का घोंसला है और शिकारियों से बचने के लिए उसने अपने घोंसले को ऐसा बनाया है कि कभी उनकी नजर इस पर कभी जाएगी नहीं। अभी के लिए ये रूमर सामने आ रहे हैं कि डॉक्टर डूम इन सभी काउंसिल ऑफ कैंग्स के मेंबर को मार देगा, जिनमें इमोर्टस, रामाटोर, स्कारलेट सेंचुरियन भी है। और अगर ये वाकई ऐसा होता है तो मेरी तरफ से सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिरकार क्यों? थैनोस ने भी जिसको मारा उसके पीछे भी एक वजह थी और बेवजह विलन भी किसी को नहीं मारते। इसके पीछे एक सॉलिड रीजन होता है जो बदला बनकर सामने आता है। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैंग और डॉक्टर डूम के बीच में क्या वजह रहेगी, ये अभी के लिए बहुत बड़ा गड्ढा है। तो बस मेरा कहना ये है कि अवेंजर डूम्सडे में कैंग से रिलेटेड चीजें अगर सामने नहीं आई तो डूम्सडे अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएगी। और अगर ऐसा ही हुआ तो अवेंजर सीक्रेट्स वॉर एक बहुत बड़ा जुआ बन जाएगी। सीक्रेट्स वॉर्स के लिए डूमडे का हिट होना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैंग कैसे प्रॉब्लम बन गया है अवेंजर डूम्सडे के लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इस पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वहीं इस चैनल पर गिव अवे भी चल रहा है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करना। जिसने सबसे ज्यादा इस चैनल के साथ इंटरेक्ट और कमेंट्स किए होंगे, संडे को लाइव स्ट्रीम पर विजेता को चुन लिया जाएगा। इसके बाद अगला कैरेक्टर है व्हाइट विजन। ये हमें दिखाई दिया था वांडाविजन की टीवी सीरीज में और इसी सीरीज के एंड में ये उड़ते तीर की तरह कहीं गायब हो गया और अभी तक ये चीज सामने नहीं आई है कि ये गायब होके गया कहाँ है। इसके बारे में हमारे पास बस इतना ही है कि मार्वल इसे आगे विजन क्विस्ट में हमसे इंट्रोड्यूस करने वाला है और ये सीरीज आज से 2 साल बाद ही आएगी। व्हाइट विजन को जब हमसे इंट्रोड्यूस किया गया तो इसकी कहानी कैंग की तरफ जा रही थी। अब कैंग है नहीं तो इसकी स्टोरी लाइन भी बदल दी गई है। लेकिन अगर क्या होता कि सच में हमें व्हाइट विजन और कैंग की ये स्टोरी लाइन देखने को मिलती, कसम से पूरी एवेंजर्स की कहानी बदल जाती। ये स्टोरी कैसी होने वाली थी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो कॉमिक्स में व्हाइट विजन अचानक से गायब हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए कैप्टन अमेरिका निकलते हैं। कैप को पता लगता है कि एक टाइमली सिटी है जहाँ आखिरी बार व्हाइट विजन को देखा गया है। कैप ढूंढते ढूंढते व्हाइट विजन को टाइमली सिटी में जाते हैं और कैंग के ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ ट्रैप में फंसने से पहले कैप्टन अमेरिका अपने अवेंजर टीम को बताते हैं कि व्हाइट विजन ने बताया था कि उसके बॉडी पार्ट टाइमली इंडस्ट्री से बने हुए हैं। टाइमली इंडस्ट्री जो विक्टर टाइमली ने बनाई थी और यहाँ विक्टर टाइमली कैंग ही था जो इस टाइमलाइन में पास्ट में आके छुपकर विक्टर टाइमली के नाम से रह रहा था। और पास्ट में उसने साइंस की ऐसी नींव रखी कि उसका कोर वही हो। इसीलिए उसने उस समय जितने भी हार्डवेयर बन रहे थे और जितने भी कंप्यूटर और साईफाई चीजें थी, उन सब पर अपना एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम पहले ही फिट कर दिया था। और जब कैंग अर्थ पर आया था तब अर्थ के हर एक जीनियस ने अपने टेक्नोलॉजी से कैंग पर हमला किया, जिसमें सेंटिनल्स भी शामिल थे। लेकिन यहाँ पर कैंग ने 1 सेकेंड के अंदर इन सब पर अपना कंट्रोल कर लिया। और जो व्हाइट विजन और विजन अवेंजर्स के साथ इतने लंबे समय तक रह रहे थे, वो जासूस बन गया कैंग के लिए, ताकि कैंग अवेंजर्स पर एक क्लोज नजर रख सके। तो अवेंजर्स के बीच में ये जो जासूस रहा है, ये हमेशा से विजन और व्हाइट विजन ही थे। और इस स्टोरी को अवेंजर द कैंग डायनेस्टी के लिए अडेप्ट किया जा रहा था। और अब RDJ डॉक्टर डूम है और व्हाइट विजन और डॉक्टर डूम को कैसे कनेक्ट किया जाएगा, ये सब आगे देखने में मजा आएगा। वहीं इसके बाद हमने फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में शेरन कार्टर को देखा, जिसके बारे में हमें आगे ये पता लगा कि यही पावर ब्रोकर है जो पूरे मैद्रीपुर में राज करती है। और शो के एंड में हमें ये पता लगा कि शेरन कार्टर गवर्नमेंट के अंदर पूरे ढंग से घुस चुकी हैं। यहाँ ये किसी से फोन पर बात करते हुए कहती हैं कि सुपर सोल्जर सीरम को ठिकाने लगा दिया है, अगला नंबर प्रोटोटाइप हथियारों का है। तो यहाँ पर शेरन कार्टर किससे बात कर रही थी अभी तक रिवील नहीं हुआ है। वही इस सीरीज में जीमो भी था जिसको वकांडा को दे दिया है और मुझे लगता है कि जीमो को थंडरबोल्ट्स के लिए वापस आना चाहिए। वही हमने वेल को भी पहली बार यहीं देखा, जिसने सबसे पहले अपनी थंडरबोल्ट्स टीम के लिए यूएस एजेंट को यहाँ से उठाया। वहीं ब्लैक विडो के एंड क्रेडिट सीन में हमने वेल को फिर से देखा था, जहाँ वो अपनी थंडरबोल्ट्स टीम के लिए दूसरी मेंबर येलेना को चुनती है। और जो मैं यहाँ पर हॉकाई वाली कहानी सुनाई गई थी, जहाँ येलेना को ये बताया कि उसकी बहन की मौत हॉकाई की वजह से हुई है। और जब वो पल हॉकाई सीरीज में आया तब यहाँ पर ये चीज ढंग से बैठ ही नहीं पा रही थी। फिलहाल कुछ भी हो, वेल की टीम तो तैयार हो चुकी है और थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर भी आपने देख लिया है। बस बाकी रह गया है सेंट्री को फुल कॉस्ट्यूम के साथ देखना। आई होप हमें अगले ट्रेलर में ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं टेंडिंग्स के 2 पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में।
इनमें से पहला था कि शांग-ची की बहन ने अपने बाप का आपराधिक साम्राज्य का पुनर्गठन कर लिया है, जिसे मार्वल आगे आर्मर वॉर्स स्टोरी लाइन के साथ जोड़कर दिखा सकता है। दूसरा था ये 10 रिंग्स के अंदर बीकन वाला सीन। जब ये सीन पहली बार सामने आया तो सबको यही लगा था कि ये बीकन कैंग के लिए है, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। वहीं जो क्वांटम बैंड थे जिसको हमने मिस मार्वल में देखा था, उसको भी इससे कनेक्ट किया जा रहा था। ये दोनों चीजें मल्टीवर्सल सागा में इन्फिनिटी स्टोन जैसा काम करते, मतलब जो हमने इन्फिनिटी सागा में स्टोन्स को देखा है और जब वो हमारे सामने आए हैं तब एक टेंस भी अंदर क्रिएट होता था कि भाई ये एक इन्फिनिटी स्टोन है। अब यहाँ इन दोनों को देखने के बाद वैसी वाइब नहीं आती जैसी इन्फिनिटी स्टोन्स को देख के आती थी। वहीं इसके बाद इटर्नल मूवी में भी 2 क्रेडिट सीन थे, जिनमें से एक था एबनी ब्लेड जो आगे जाकर ब्लेड नाइट और ब्लेड से कनेक्ट होने वाली थी। वहीं दूसरे सीन में सेलेस्टियल सर्सी के साथ बाकी इटर्नल्स के मेंबर्स को कहीं ले गया। अब ये कहाँ गए और आगे क्या होगा इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया। वहीं दूसरी तरफ जब इसकी आधी टीम शिप पर थी तब पिप द ट्रोल और स्टार फॉक्स उनके सामने आए, और यहाँ जिनको नहीं पता कि स्टार फॉक्स कौन है, दरअसल ये थैनोस का भाई है। साथ ही यहाँ पर थैनोस का भाई इन सभी इटर्नल्स को ये बताता है कि उनका दोस्त मुसीबत में है और वो जानता है कि उन्हें कहाँ ढूंढना चाहिए। इस सीन का मतलब क्या है और इसके बाद आगे क्या होने वाला है, ये चीज हमें इटर्नल 2 में दिखाई देती, लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने इटर्नल 2 को कैंसिल कर दिया है, जहाँ अब मार्वल स्टूडियोज इन कैरेक्टर्स को अलग अलग मूवी में दिखाएगा। वहीं इसके अलग स्पाइडरमैन नो वे होम में एडी ब्रॉक 616 यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होता है, तब वो इस यूनिवर्स के सभी एवेंजर्स के बारे में डिटेल्स में जानता है, लेकिन वो उनसे कभी मिल नहीं पाया। बस उसने यहाँ ये बोला था कि वो न्यूयॉर्क जाकर इन सभी को ढूंढेगा। वहीं इससे पहले की वीडियो में मैंने वेनम से रिलेटेड एक अपडेट को कवर किया था, जहाँ मैंने ये बताया कि वेनम के एंड क्रेडिट सीन में एक सीन ऐसा भी है कि वेनम न्यूयॉर्क की गलियों में एक मेन स्पाइडरमैन को ढूंढते हुए नजर आएगा। अब यहाँ ये वेनम स्पाइडरमैन को ढूंढना है एवेंजर्स को, ये क्लियर हो जाएगा 25 अक्टूबर के दिन। वहीं मून नाइट सीरीज में हमने एक और कैरेक्टर देखा जिसका नाम था जेक लॉकली। अब इसका क्या हुआ और आगे की एमसीयू की कहानी में ये किधर टेक प्लेस करता है, इसके बारे में मार्वल स्टूडियोज ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, और मून नाइट सीजन 2 को भी लेकर कुछ रूमर सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें कैसे अवेंजर डूम्सडे और अवेंजर सीक्रेट वॉर में कनेक्ट होंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका अगला पार्ट भी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। साथ ही अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो